हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखिए अपन पढ़ेंगे आयरन का निष्कर्षण। अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसका अनुप्रयोग करेंगे। अब आयरन, कॉपर और जिंक, इन तीन धातुओं ने जो पढ़ा है उन सभी विधियों को अप्लाई करके, यानी एक तरह से अब तक जो अपन ने पढ़ लिया है उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन आयरन का निष्कर्षण पढ़ेंगे। आयरन का निष्कर्षण करने के लिए सामने आपके एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये वात्या भट्टी का डायग्राम है। ये भी अपने प्रगलन में काम में आएगा। देखिए आयरन का निष्कर्षण, आयरन के मोस्टली अयस्क ऑक्साइड के रूप में होते हैं। जलयोजित ऑक्साइड या तो Fe2O3 ऑक्साइड होगा या फिर जलयोजित ऑक्साइड हेमेटाइट, लाल या भूरा जो भी होता है। ये इससे अब तक अपन ने जो पढ़ लिया अशुद्ध धातु प्राप्त करना, वो कैसे प्राप्त करते हैं वो सारा प्रोसीजर आज अपन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करना होता है। सबसे पहले जो होता है चूर्णित, पहला कार्य तो अपना ये, तो जो क्रेशर की उसको अपन पीस करके चूर्णित कर लेंगे। उसके बाद में इसका करना होता है सांद्रण। सांद्रण पढ़ लिया हमने। तो इस अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि के द्वारा करें? सोचिए, आप सोच करके बताइए कौन सी विधि के द्वारा इसका सांद्रण होना चाहिए। सांद्रण की तो हमने 4 विधियां पढ़ी है। निक्षालन है, फेनपलवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि और द्रवीय धावन गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये 4 विधियां हैं। तो इस अयस्क का सांद्रण होना चाहिए चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, क्योंकि ये चुंबकीय अयस्क है, चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएगा ना। इसलिए इस अयस्क का सांद्रण अपन कौन सी विधि से करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि से सांद्रण करने के बाद में तीसरा कार्य अपना होता है निस्तापन या वर्जन, जो भी। तो अपना जो अयस्क है वो ऑलरेडी ऑक्साइड अयस्क है, तो इसको अपन वायु की अनुपस्थिति में जला सकते हैं, यानी इसका अपन करेंगे निस्तापन। अगर आयरन का सल्फाइड अयस्क आ जाए तो अपन उसका वर्जन कर लेंगे। अब निस्तापन में अगर कोई रिएक्शन होती है तो वो भी देख लेते हैं साथ ही, कौन सी रिएक्शन हो सकती है। निस्तापन आपका पढ़ा हुआ है। अगर इसको मैं परावर्तनीय भट्टी में गर्म करूंगा तो क्या रिएक्शन होगी? ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी Fe2O3 प्लस 3H, ये रिएक्शन होगी। तो ये हो गया निस्तापन। यहां तक कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे स्टेप हो गई। जो क्रेशर से पीस लिया, चुंबकीय पृथक्करण विधि से सांद्रण कर लिया और निस्तापन विधि के द्वारा इसके जलयोजित ऑक्साइड को अपन ने ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब अपने को करना है ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, अपचयन अपन इसका करेंगे कार्बन के द्वारा, और कार्बन के द्वारा जो अपचयन होता है उस विधि का नाम होता है प्रगलन। पढ़ा है आपने? प्रगलन या उत्ताप धातुग्रम भी बोलते हैं इसको, या पायरो धातुग्रम के नाम से भी जानते हैं अपन इसको। तो प्रगलन बस मोस्ट मेन प्रक्रिया इसमें यही है, अपने को प्रगलन को विस्तार से पढ़ना है। और इसका प्रगलन वात्या भट्टी में किया जाता है। जैसे निस्तापन आप परावर्तनीय भट्टी में करेंगे, फिर वहां से निकाल करके इसको वात्या भट्टी में, ये रही वात्या भट्टी, इसमें अपन इसका करेंगे प्रगलन। अब देखिए पहले तो वात्या भट्टी की जानकारी ले लेते हैं, ये क्या होता है। ये इस प्रकार की एक भट्टी होती है, लगभग इसकी जो हाइट होती है 25 से 30 मीटर तक ऊंची होती है। 25 से 30 मीटर तक ऊंची होती है। 6 से लेकर के 8 मीटर तक इसके अंदर का व्यास होता है। ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई। ये देखिए यहां पर आपको डबल लेयर बनी हुई दिख रही होगी, इसकी डबल लेयर से बनी हुई होती है। बाहर का जो आवरण है ये तो बना हुआ होता है स्टील का, ये वाला आवरण तो चारों तरफ स्टील की बनी हुई होती है। और अंदर से बनी हुई है, जो अंदर स्टील का बाहर से आवरण बनने के बाद में उसके अंदर ईंटें लगी हुई होती है, अग्निशय ईंटें, और उन ईंटों के द्वारा चिनाई की हुई होती है। यहाँ पर चारों तरफ अग्निशय ईंटों से क्या है कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा बना रहता है। तो 2 आवरण है, बाहर स्टील का आवरण है, अंदर अग्निशय ईंटों का आवरण। ऊपर अपन ने ये कपकोन व्यवस्था की है। कपकोन व्यवस्था का मतलब एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि कीमा लगाया है, ऊपर से जो कुछ भी डालना है इधर से डाल देंगे अपन। ठीक है, यहां से केवल अपन डालने का काम करेंगे। अयस्क प्लस जो भी गालक है, गालक आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए जो भी गालक चाहिएगा वो अपन गालक मिला देंगे। और अपचायक चाहिएगा, अपचायक कार्बन चाहिएगा तो कार्बन, और ये सारी चीजें यहां से डालेंगे। वो जो सारा मिश्रण बनेगा उसको घान बोलते हैं। अभी देखते हैं अपन क्या क्या डालना होगा। अब इसमें जो गैसें बनेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो फिर यहां से तो वापस निकल नहीं सकती, क्योंकि यहां से तो आप लगातार अयस्क डाल रहे हैं। तो उसको निष्कासित करने के लिए अपन ने ये देखो अलग मार्ग छोड़ा है।
जो गैसें हैं, अपशिष्ट गैसें, वो सारी यहां से निष्कासित हो जाएंगी। इसके अंदर कार्बन का दहन हो रहा है। टेम्परेचर नीचे की तरफ टेम्परेचर मैक्सिमम होता है लगभग 2173 केल्विन और ऊपर टेम्परेचर स्टार्ट होता है 673 केल्विन से। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नीचे ये यहाँ पर ऊपर से इसको डालेंगे तो 2173 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर तक जो लोहा है यानी आयरन है वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पिघला हुआ ये आयरन धातु है, पिघली हुई है और जो धातुमल है वो उसके ऊपर तैर रहा है। ये जो ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये तो है धातुमल और ये सारी है आयरन धातु। तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए अपने पास में दो अलग अलग पृथक पृथक रास्ते हैं। पहले इधर से जितना भी धातुमल है वो सारा बाहर निकल जाएगा। ये कंप्लीट धातुमल बाहर निकलने के बाद में अपन इधर से धातु को बाहर निकल सकते हैं। यहां से जो धातु बाहर निकलती है उसको कच्चा लोहा बोलते हैं, पिग आयरन, कच्चा लोहा या पिग आयरन धातु। ये दोनों तरफ ये देख रहे होंगे आप क्या लगे हुए, ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं हवा पास करने के लिए। भाई अंदर कार्बन का दहन करेंगे अपन तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी ना, तो यहां से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित करने के लिए ये क्या लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए थे। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट व्यवस्था कि किस प्रकार से वात्या भट्टी होती है, इसकी बनावट वगैरह कंप्लीट। अब इसके अंदर देखो अयस्क को अपन डालेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा। अयस्क क्या है अपना Fe2O3। ठीक है, इस अयस्क में अधात्री भी होती है। अधात्रियों के बारे में अपने पहले पढ़ा, इसमें SiO2 की अधात्री होती है। ठीक है, अब अपने को इसमें और क्या क्या मिलाना है। अयस्क का गालक पढ़े थे अपन एक दिन, उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। इसका अपचयन करने के लिए एक तो चाहिए अपचायक, तो ये मिला दिया मैंने अपचायक। ठीक है, और इस अधात्री को अलग करने के लिए एक अपने को गालक चाहिए, तो वो गालक कौन सा मिलाया था, ये जो अधात्री है अम्लीय ऑक्साइड है ना, तो गालक अपन मिलाएंगे कोई क्षारीय, और क्षारीय मिला देंगे अपन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, यहां पर अपन कैल्शियम ऑक्साइड न मिला करके कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे, क्योंकि भट्टी के अंदर डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने को पता है कि गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के उसकी ये रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वो अपने आप ही किसमें चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारी चीजें मिला करके अपने को इस भट्टी के अंदर डालनी है। ये जो पूरा मिश्रण है इसको बोलते हैं अपन गान। क्या क्या मिला है इसमें देखिए, आयरन ऑक्साइड अयस्क में SiO2 की अधात्री है, कार्बन मिलाया कोक अपचायक के लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अंदर कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और गालक का कार्य करेगा। ठीक है, अब अंदर डालने के बाद में देखिए रिएक्शन क्या क्या होती है। जैसे जैसे अयस्क नीचे की तरफ गिरेगा टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और इस टेम्परेचर के आधार पर अपन इस भट्टी के जो इंटरनल पार्ट है इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर कम टेम्परेचर है 673 से, आप मान सकते हैं लगभग 673 से लेकर के 973 केल्विन तक टेम्परेचर होता है यहां पर। फिर यहां पर टेम्परेचर लगभग और बढ़ जाता है, लगभग 1300 से 1473 तक पहुंच जाता है। फिर यहां पर लगभग 1573 तक पहुंच जाता है और यहां 2173 तक। इस तरह से अपन ने भट्टी का जो अंदर का भाग है उसको अपन ने 4 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहला ऊपर का भाग जिसमें टेम्परेचर लगभग कितना है 673 केल्विन से लेकर के और 973 तक। इस ऊपर वाले भाग को अपन बोलेंगे अपचयन क्षेत्र। इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, जो 4 भाग आपने बनाए इनके चारों के अलग अलग नाम होंगे। जैसे ये इधर लिख देता हूं मैं इनके नाम। ये पहला अपचयन क्षेत्र है, टेम्परेचर 673 से तो मिनिमम चालू ही होता है, मैक्सिमम यहां तक पहुंचते पहुंचते 973 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है। पहला क्षेत्र अपचयन क्षेत्र, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 973 केल्विन। दूसरा जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र। पहला अपचयन क्षेत्र हो गया, दूसरे को केंद्रीय क्षेत्र बोलते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 1473 केल्विन तक पहुंच जाता है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में टेम्परेचर कितना हो गया 1400। जो केंद्रीय क्षेत्र है उसको उष्मा से शोषण क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप, इस केंद्रीय क्षेत्र को उष्मा शोषण क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद में और नीचे आ जाइए। अगला जो क्षेत्र है उसमें टेम्परेचर में लगभग ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, उसे 1473 से लगभग 1573 तक केल्विन ही हुआ है।
और इसको संगाली क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट नीचे का क्षेत्र, इसको अपन बोलेंगे दहन क्षेत्र, और इसमें टेम्परेचर लगभग मैक्सिमम हो गया 2173 के। तो ये भट्टी के अंदर अपन ने 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहला अपचयन क्षेत्र, टेम्परेचर 973 तक है। केंद्रीय या उष्मा शोषण क्षेत्र, टेम्परेचर 1473 तक। अधिकांश रिएक्शन यहां तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। संगाली क्षेत्र में टेम्परेचर 1573 और दहन क्षेत्र में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 2173। अब जैसे आप एस को ऊपर से डालेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो इसमें धीरे धीरे रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन जैसे अपचयन क्षेत्र में हो जाएंगी, फिर कुछ है वो केंद्रीय क्षेत्र में होती है। अधिकांश रिएक्शन इन दोनों क्षेत्रों में कंप्लीट हो जाती है। फिर एस संगाली क्षेत्र में आता है, फिर दहन क्षेत्र में, तो कुछ रिएक्शन यहां पर भी कंप्लीट होती है। तो देखिए किस प्रकार से और क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले अपचयन क्षेत्र, अपना आयस क्या है Fe2O3, ठीक है। सबसे पहले इसका अपचयन होगा। अब देखो टेम्परेचर 973 केल्विन से नीचे ही है, तो अब आप ये बताइए कि जो अपचयन है वो कार्बन के द्वारा होना चाहिए या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। पढ़ लिया अपन ने पहले 1073, ये था वो टेम्परेचर। इससे कम ताप पर अपचयन कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी इस अपचयन क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है जितना भी अपचयन होगा वो सारा कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। और जो केंद्रीय क्षेत्र है उसमें टेम्परेचर 973 से 1473, यानी 1073 से कम भी है और ज्यादा भी है। तो यहां पर जो अभिक्रियाएं हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, यहां पर अपचायक आप दोनों में से कोई सा भी काम में ले सकते हैं, दोनों काम में लेना आप। लेकिन इस क्षेत्र में ध्यान रखना इसमें कार्बन अपचायक के रूप में काम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले Fe2O3 का अपचयन, पहला क्षेत्र है ये अपचयन क्षेत्र। यहां पर अपचयन होता है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, और अपचयन है ये भी देखिए धीरे धीरे होता है इसमें आयरन का, एक साथ अपचयन नहीं होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपचयन होगा इसका। सबसे पहले Fe2O3 का अपचयन हो जाता है Fe3O4 में प्लस CO2, थोड़ा सा अपचयन हो गया इसका, बिल्कुल आंशिक अपचयन हुआ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखिए यहां पर 3 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन तो 3 से 4 हो गए, तो अपचयन कैसे? बिल्कुल इसका अपचयन हो रहा है। आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या को चेक कर सकते हैं। जैसे इस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो इसकी आएगी +3, और ये जो Fe है इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +8/3, यानी प्लस में 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो बोलो ऑक्सीकरण संख्या कम हुई कि नहीं हुई? +3 से 2 पॉइंट समथिंग हो गई ना, यानी इसका क्या हो रहा है? अपचयन ही हो रहा है। ध्यान रखना आप यहां पर ये चीज। तो पहले थोड़ा सा अपचयन होगा, थोड़ा थोड़ा अपचयन होगा इसका। उसके बाद में Fe3O4, इसका फिर से कार्बन मोनो, अभिक्रियाओं को आप संतुलित करके लिख लेना इस तरह से। अब Fe3O4 का फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा और अपचयन होगा, और इस बार अपचयन हो जाएगा FeO में, संतुलित करके लिख लीजिए, प्लस CO2। ये इसका थोड़ा सा आंशिक अपचयन और हो गया। इस तरह से आप इसका धीरे धीरे अपचयन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये अपचयन क्षेत्र में 2 ही अभिक्रियाएं कंप्लीट हुई। Fe2O3 का थोड़ा सा अपचयन Fe3O4 में, फिर थोड़ा सा हो गया FeO में, ठीक है। अब दूसरे क्षेत्र में आ जाइए, केंद्रीय क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, जैसे आप मैं ये कह रहा हूं कि Fe2O3 का यहां पर अपचयन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे का ही अपचयन हो जाए। जैसे आप ऊपर से मान लीजिए अपन ने 100 किलो Fe2O3 डाला है, तो 100 किलो में से पूरे की रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो 90 किलो तक की 90% रिएक्शन हो गई, बाकी का 10% नीचे भी आ गया है। तो केंद्रीय क्षेत्र में भी आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा FeO आएगा, थोड़ी बहुत मात्रा में Fe2O3 या Fe3O4 भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि तो लगातार नीचे गिर रहा है, गिरते की रिएक्शन हो रही है, तो सभी मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है चलते हुए। तो लगभग हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में केंद्रीय क्षेत्र में भी आपको उपलब्ध, बल्कि FeO है वो तो यहां तक आता है, दहन क्षेत्र तक पहुंच जाता है नीचे गिरते गिरते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो आप Fe2O3 ले सकते हैं, मोस्टली तो इसमें FeO ही आता है। और अपचयन किसके द्वारा करना है ये मैंने आपको बताई दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर सकते हैं और कार्बन से भी, यहां पर दोनों से होगा। अपचयन कर देंगे Fe2O3 का, किसमें होगा? Fe3O4 में।
ठीक वैसे ही ऊपर वाली रिएक्शन FeO का अपचयन हो जाएगा Fe में। अब पूरा अपचयन होगा, देखो 3 बार में हुआ, पहले Fe2O3 बदला Fe3O4 में, पहला अपचयन, फिर Fe3O4 बदला FeO में, दूसरा अपचयन, अब FeO किस में बदलेगा, Fe, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से या फिर आप करवा लेना कार्बन से। ये अपचयन होता है केंद्रीय क्षेत्र, यानी केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते आयरन का लगभग जो अपचयन है वो कंप्लीट हो गया और अपने Fe धातु है वो तैयार हो गई। गालक की विक्रियाएं भी यहीं पर ही होंगी केंद्रीय क्षेत्र में, वो भी देख लेते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की रिएक्शन चल रही है, अब गालक की क्या रिएक्शन होंगी, देखो सबसे पहले आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, गर्म होने से इसका विखंडन होगा, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा ये आप जानते हैं, CaO प्लस CO, और इसको टूटने के लिए लगभग 1273 केल्विन ताप की जरूरत होती है। तो 1273 ये टेम्परेचर तो इसी क्षेत्र में है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इस क्षेत्र में टूटा है। फिर उसके बाद में बन गया गालक, ये अपना क्या बन गया है गालक। तो ये जो गालक है इसकी विक्रिया करवा देते हैं अधात्री, ये तो रही अधात्री और ये रहा गालक, और दोनों विक्रिया करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम सिलिकेट यानी धातु मल। ये कैल्शियम सिलिकेट ये रहा, यहां पर ऊपर तैर रहा है, और ये नीचे कौन है, पिघली हुई Fe धातु। आयरन यहां पर गर्म होकर के द्रवित अवस्था में आ जाता है, तो ये नीचे द्रव Fe धातु है और इसके ऊपर ये कैल्शियम सिलिकेट यानी धातु मल। तो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग गालक भी कंप्लीट पृथक हो गया यहां तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना, अपचयन क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र में। और जो आयरन है उसका भी लगभग कंप्लीट अपचयन हो चुका है। अब बच गए 2 क्षेत्र, उन दोनों क्षेत्रों में भी कोई रिएक्शन होती है क्या, बिल्कुल उनमें भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। दहन क्षेत्र में क्या होता है, दहन क्षेत्र में कार्बन का दहन होता है, ये देखिए। इसके साथ ही अगर ऊपर से थोड़ी बहुत मात्रा में FeO नीचे गिर गया है, अभिक्रिया मान लीजिए नहीं हुई है, तो उसकी संगाली क्षेत्र में कोई रिएक्शन नहीं होती है, फिर उसकी नीचे दहन क्षेत्र में आकर के ही रिएक्शन होती है, और दहन क्षेत्र में आकर के उसका अपचयन हो जाएगा। अपचयन कैसे होगा वो आपको पता ही है। अब यहां दहन क्षेत्र में अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं हो सकता, क्योंकि यहां टेम्परेचर 1073 से ऊपर चला गया है, तो अपचयन किसके द्वारा करेंगे, कार्बन के द्वारा। क्या बन जाएगा, Fe प्लस Cu। दहन क्षेत्र में ये 2 रिएक्शन होती है, और संगालित क्षेत्र में कार्बन की रिएक्शन होती है, केवल एक रिएक्शन, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन होती है केवल संगालित क्षेत्र। ये वात्या भट्टी का पूरा प्रोसीजर है जो कि कंप्लीट हो। इस तरह से वात्या भट्टी में कंप्लीट जो कार्य प्रणाली है वो इस तरह से पूरी होती है। फिर धातु यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ इकट्ठी हो जाती है, धातु मल है वो ऊपर तैरता रहता है। तो इसको अपन समय समय पर, जैसे इधर से पहले धातु मल को बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में इधर से जो धातु है उसको बाहर निकाल लेंगे। ये जो हानिकारक गैसें बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी इधर से बाहर निकल जाती है। तो वात्या भट्टी में आपको इसका एक तो डायग्राम ध्यान में रखना, डायग्राम आप बुक में और देख लेना, अच्छी तरह से बना हुआ है, कंप्लीट चारों क्षेत्र भी अलग अलग हैं। और इसके अलावा जो चारों क्षेत्र है, मोस्टली ऊपर वाले जो 2 क्षेत्र हैं, इन दोनों में क्या क्या रिएक्शन होती है आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको जो नीचे आयरन धातु प्राप्त होगी, ये वाली, इधर से आपको आयरन धातु प्राप्त होगी ना, ये जो आयरन होता है इसको पिग आयरन या कच्चा लोहा कहते हैं। ये भी कंप्लीट पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है, कच्चा लोहा या पिग आयरन। इसमें अशुद्धियां होती है लगभग 4%, तो इसमें कार्बन की अशुद्धि होती है कच्चे लोहे में, ध्यान रखना, कच्चे लोहे में 4% कार्बन की अशुद्धि होती है। इसके अलावा आंशिक मात्रा में फास्फोरस, आर्सेनिक, बहुत सारे तत्व और मिले हुए होते हैं, सिलिकॉन, ये मिले हुए रहते हैं। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये 95 से लेकर के 96% तक शुद्ध हो चुका है यहाँ पर आयरन, जो कच्चा लोहा। लेकिन ये अपने अभी काम में लेने योग्य नहीं बना है, इसको और कंप्लीट पूरी तरह से काम में लेने योग्य अपने को इसको बनाना पड़ेगा, वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में अपन बस इतना ही देखेंगे। वात्या भट्टी मोस्ट आज का अपना जो टॉपिक है वो वात्या भट्टी है, ठीक है। आप इसको बुक में और अच्छी तरह से इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और साथ ही ऊपर वाले जो दोनों क्षेत्र है मोस्टली इनमें होने वाली रिएक्शंस,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।